देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेजबान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है नई दिल्ली स्टूडियो से और मेरे साथ मौजूद हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। सभी नाजरीन, आज कुछ अहम बातें, छोटी बड़ी खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हस्बे वादा जो फॉर्मेट है प्रोग्राम का, उस हिसाब से मुल्क की सतह की सियासत की बात करेंगे, आलमी सतह की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे और आप तक वो सारा अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो आप देखना चाहते हैं, जिसका हमारा आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, वादा है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप भी अपना वादा पूरा करेंगे। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जरूर इस्तेमाल करेंगे। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आएंगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। उसके साथ साथ हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का भी आप इस्तेमाल करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खबर पहुंचे और वो खबर से बाखबर रह सके। तो ये अमल आपका और हमारा बराबर जारी रहेगा 90 मिनट तक। लेकिन फिलहाल खबरों के सफर को करते हैं आगे और सबसे पहले आपको बताते हैं कि मेहमान भारत के दौरे पर आ रहे हैं और ये मेहमान की आमद जो है, इसको लेकर सफारती सतह पर पिछले कई महीनों से कोशिशें हो रही थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बार बार ये दौरा टलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये आ रही है कि यूके के वजीर आजम बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर अप्रैल के आखिर तक आ सकते हैं और ये बड़ी खबर थोड़ी देर पहले नई दिल्ली से जो है वो सामने आ रही है कि वजीर आजम जो है बोरिस जॉनसन वो भारत के दौरे पर आएंगे और उनका दौरा अप्रैल के आसपास जो है वो सेट कर दिया गया है और उनके दौरे से भारत और यूके के बीच रिश्ते और ज़्यादा बेहतर होंगे। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो सूरत हाल है, इसे किस तरीके से और बेहतर बनाया जाए, यूके की खिदमत को उसमें लिया जाएगा। बरतानिया के वजीर आजम जो कि अप्रैल के आखिर में अब भारत आएंगे। सितंबर के महीने में ये दौरा पहले होना था, लेकिन कोविड की वजह से और खुद जब उनका पॉजिटिव केस आया था बोरिस जॉनसन का, तो उसके बाद पूरा कामकाज ठप हो गया था लंदन समेत तमाम बड़े शहरों के अंदर। इस वजह से उनका दौरा उस वक्त मुलतवी कर दिया गया था। उसके बाद ये दौरा जब 26 जनवरी पर वो मेहमान बनने थे मुल्क के अंदर, जहां पर दिल्ली के लाल किले पर सबसे बड़ी तकरीब थी, तो 26 जनवरी पर वो बतौर मेहमान खुसूसी यहाँ नहीं आए थे। कोविड के उस वक्त भी केसेस दूसरे स्ट्रेन जो थे वो सामने आना शुरू हुए थे। लेकिन अब बोरिस जॉनसन का जो दौरा है उसके लिए तारीख तय कर दी गई है। अप्रैल के आखिर में वो आएंगे और जनूबी एशिया के अंदर, खित्ते के अंदर तिजारत के हवाले से क्या कुछ मौके इस वक्त बरतानिया के लिए हैं, उन सभी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। और यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद बरतानिया जब यूरोपीय यूनियन के इस ब्रिगेड से अलग हुआ, यूनियन का हिस्सा अब नहीं है, तो उसके बाद बोरिस जॉनसन का ये पहला कोई बड़ा दौरा होगा जहां पर बैनुल अक़वामी सफर पर वो निकलेंगे। अब तक इससे पहले हालांकि उन्होंने जर्मनी जाने की कोशिश की थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं जा सके थे और भारत ये तीसरी बार उनकी तैयारी है। इसके लिए अब तारीखों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में भारत में होंगे और इस सिलसिले में यूरोपीय यूनियन के निकलने के बाद बोरिस जॉनसन का यह पहला दौरा होगा, जहां पर इस बार मुख्तलिफ उमूर होंगे। गुज़श्ता बरसों के मुकाबले जब पहले भारत और बरतानिया के दरमियान बातचीत होती थी तो एक यूनियन की हैसियत से वो बात करता था, मुख्तलिफ अपने साथी जो थे, अपने पार्टनर्स थे, शराकतदारों को लेकर बात भारत के साथ खित्ते के अंदर क्या कुछ सूरत हाल रहेगी उस पर करता था। लेकिन इस बार तिजारत व दीगर उमूर को फरोग देने के हवाले से बातचीत होगी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जब बोरिस जॉनसन भारत आएंगे। चलिए, ये तो खबर थी बोरिस जॉनसन की। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात वजीर आजम की करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और पिछले 72 घंटों के दौरान जिस तरीके की सूरत हाल बनी है वो किसी से छुपी नहीं है और यही वजह है कि मुल्क भर के अंदर कोरोना पर दोबारा से बातचीत करने के लिए वजीर आजम सभी रियासतों के वज़राए आला के साथ 17 मार्च को मुलाकात कर रहे हैं एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान। कल वजीर आजम जो है दोबारा से सभी वज़राए आला के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कोविड केसेस के देखते हुए ये मामला जो है, ये मीटिंग जो है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है और कल वज़ीर आज़म जब वज़राए आला के साथ मिलेंगे तो वक्त का तयन कर दिया गया है। 12:30 बजे का वक्त होगा कल जब ये मीटिंग होगी और ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जब मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 2,19,670 के करीब एक्टिव केसेस इस वक्त भी पाए गए हैं और उसके साथ साथ जब वैक्सीनेशन का अमल हम देख रहे हैं तो कोविड-19 के खिलाफ जो वैक्सीन तैयार की गई है मुल्क के अंदर वो अमल भी जारी है। 3
1.15 करोड़ लोगों को अभी तक ये वैक्सीनकारी का अमल जो है वो किया गया है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से डाटा दिया गया है। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से जिस तरीके की सूरत हाल बन रही है पंजाब और उसके साथ साथ दीगर 7-8 स्टेट्स के अंदर जो सूरत हाल है और महाराष्ट्र उनमें सरफहरिस्त है, वहां पर जिस तरीके की सूरत हाल बन रही है उसको देखते हुए वज़ीर आज़म एक बार फिर कल सभी वज़राए आला के साथ मुलाकात करेंगे और मुलाकात के दौरान 2-3 चीज़ों पर सख्ती के साथ काम करने की हिदायत दी जा सकती है। वज़ीर आज़म दफ्तर से जो ज़राए से खबर है वो ये है कि हेल्थ प्रोटोकॉल के अंदर काफ़ी नरमी लाई जा रही है और हेल्थ प्रोटोकॉल जो जारी कर दिया गया था मरकज़ की तरफ से और रियासतों से कहा गया था कि वो अपने तरीके से इन सभी मामलों को देखे, वहाँ पर काफ़ी नरमी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि हालात थोड़े से अबतर होते हुए फिर नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल के दिन को चुना। 12:30 बजे दोबारा से रिव्यू लिया जाएगा और अगर सख्त कदम उठाने पड़े तो रियासतों को बाइख्तियार पहले भी किया गया था और मजीद उन्हें मरकज़ की तरफ से इख्तियार दिए जाएंगे ताकि वो अपने अंदाज से काम को आगे बढ़ा सके। तो फिलहाल बड़ी खबर कि कल कोविड-19 को देखते हुए जो केसेस दोबारा से मुल्क भर के अंदर बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए वज़ीर आज़म कल सभी रियासतों के वज़राए आला के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। कल मीटिंग बुलाई गई है और ये दूसरी बार होगी जनवरी के बाद ये मीटिंग। चूंकि पहले कोविड वैक्सीनेशन जब शुरू होनी थी मुल्क के अंदर तो उस वक्त वज़ीर आज़म की तरफ से तमाम रियासतों के अंदर प्लान कैसे तरतीब दिया गया है, वैक्सीनेशन हर शहरी तक कैसे पहुंचे, इस पर बातचीत हुई थी। लेकिन कल की मीटिंग जहां पर नए स्ट्रेन के केसेस लगातार 24, 25 और 26 हजार के आसपास मुल्क की सिर्फ 6 से 7 रियासतों में केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। जब यहाँ पर कोविड की बात हो रही है, वैक्सीनेशन की बढ़ते हैं आगे बात जरा वैक्सीन के हवाले से भी करते हैं। चूंकि मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आज जिसे लगभग 2 महीने हो चुके हैं, 16 जनवरी को आपको याद होगा कि मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया था इस वैक्सीनेशन के अमल का। दुनिया भर की सबसे बड़ी और तारीखी ड्राइव मानी जा रही थी और आज उसको 2 महीने मुकम्मल हो गए। लेकिन पार्लिमानी पैनल ने भी इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं और सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में जिस स्पीड के साथ मुल्क के अंदर कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, क्या ऐसे में हम हर शहरी तक इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पहुंचा पाएंगे या नहीं? वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाने की जरूरत है, पैनल का ये मानना है। पार्लिमानी पैनल की तरफ से जो इस पर खुद जायजा लिया गया और शहरी हवाबाजी की वजारत भी अब दूसरी तरफ सख्त हो गई है क्योंकि केसेस में इजाफे के पेश नजर एयरपोर्ट से लेकर बस अड्डों तक, पब्लिक प्लेसेस तक जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और इस वजह से मजीद सख्त इकदाम उठाने पर वजारत शहरी हवाबाजी की तरफ से जोर दिया गया। न सिर्फ एयरपोर्ट के बाहर बल्कि अंदर भी परवाजों पर जब आप जाएंगे, किसी भी रियासत का, किसी भी यूटी का दौरा करेंगे, रुक करेंगे, तो उस वक्त भी आपको गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल दरामद करना होगा और इसको यकीनी बनाने के लिए जो मुतलका वजारत है उसकी तरफ से मजीद इकदाम आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस पर उठाए जाएंगे। मरकजी वजारत दाखिला की ग्रांट्स पर बात करते हुए कल राज्यसभा के अंदर इस बात का खुलासा पेश किया गया कि जो पैनल है मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स का स्टैंडिंग कमेटी का जो पैनल है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए हैं वैक्सीन कारी को लेकर। आनंद शर्मा इस पैनल को हेड कर रहे थे और कल उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी रखी है और उस पर गुफ्तगू भी हुई है गुज़श्ता दिनों और उस गुफ्तगू के दौरान कई अहम बातें सामने आई है। एक तो ये बात सामने आई है कि राज्य जिस तरीके से वैक्सीन कारी का अमल चल रहा है वो फिलहाल सिर्फ 1% आबादी तक ही आन पहुंचा है, एक। और दूसरा, जिन लोगों ने पहला डोज लिया है उनमें बहुत सारे लोग मिसिंग है, वो सेकेंड डोज के लिए आए नहीं है और इसके लिए मरकजी वजारत की तरफ से या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मैकेनिज्म नहीं ढूंढा गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये वैक्सीन कारी के हवाले से बात जो है वो कही जा रही है और कहा जा रहा है कि जितनी वसी आबादी भारत के अंदर है और जिस हंगामी बुनियादों पर वैक्सीन कारी के अमल को लेना था शायद उसमें कहीं ना कहीं सुस्त रफ्तारी का इजहार किया जा रहा है। तो एक तरफ से ये है और दूसरी तरफ से मरकजी शहरी हवाबाजी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक और गाइडलाइन दोबारा से जारी कर दी गई है। पहले तो एयरपोर्ट्स पर जिस तरीके का रश होता था उसको कम करने की बात पहले भी कही गई थी, अब उस प्रोटोकॉल में मजीद सख्ती लाई गई है और जहाज के अंदर जो लगातार शिकायतें मौसूल हो रही थी कि एयरपोर्ट के बाहर तो थोड़ा बहुत सेट नॉर्म्स किए जाते हैं लेकिन जहाज के अंदर आते आते मास्क और शील्ड का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब मरकजी शहरी हवाबाजी वजारत ने यह साफ कर दिया है कि प्लेन के अंदर, जहाज के अंदर जब एक आदमी बैठा होगा तो उसके लिए लाजिमन है
कि वो मास्क भी पहने और जो शील्ड वहाँ फेस शील्ड दिया जाता है उसको भी लगा के रखे। और अगर इन गाइडलाइंस का वायलेशन किया और लगातार क्रू की तरफ से उसे कहा गया और उन्होंने नहीं माना तो उन्हें 3 महीने के लिए नो फ्लाई जोन लिस्ट में डाल दिया जाएगा। यानी जो लिस्ट तहरीर की जाती है सरकार की तरफ से कि कौन लोग जहाज में चढ़ सकते हैं, कौन नहीं चढ़ सकते, उस लिस्ट में 3 माह के लिए उसे डाल दिया जाएगा ताकि वो 3 माह कोई भी सफर नहीं कर सके। ये मरकजी शहरी हवाबाजी की वजारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब जहाज के अंदर भी आपने शील्ड और मास्क लगाना होगा और अगर आपने इसकी खिलाफ वर्जी की तो 3 महीने आपके लिए काफ़ी मुश्किल होंगे। आप हवाई परवाज के जरिए से सफ़र नहीं कर सकते और अगर ज़्यादा हालात ख़राब हुए तो आपको डिबोर्ड भी किया जाएगा जहाज़ से पहले ही। तो ये बात बड़ी अहम थी। एक तरफ से वैक्सीनकारी को लेकर बात हुई है, एक तरफ से जहाज़ के अंदर क्या कुछ होना है और कल वज़ीर आज़म क्या कुछ बात करेंगे, ये बड़ी बात है कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि लास्ट ईयर यही महीना था, इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके खबरें आ रही थी और बाद में सूरत हाल मुल्क के अंदर कैसी बनी थी आप इससे बगौर वाकिफ़ है। वैसी सूरत हाल ना बने इसके लिए आपने हमने सब ने काम करना होगा और 3 चीजों का एहतमाम, मास्क, फिजिकल डिस्टेंस, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है और सैनिटाइजेशन, हाथों का करना, आसपास का करना, सैनिटाइज रहना, ये इंतहाई अहम है। साफ सफाई का ख्याल रखना, इन 3 चीजों का ख्याल कीजिएगा तो ये मामला जो है कहीं ना कहीं ठंडा पड़ सकता है। तो ये तो मामला था जनाब। एक अब जरा बात सियासत की भी आपको बता दें, क्योंकि मरकजी वज़ीर दिफा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और बयान उत्तर प्रदेश से आया है जहां पर सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो रही है। साल 2022 में यानी सिर्फ 1 साल के बाद असेंबली इंतखाबात उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे, उसके लिए तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं। वज़ीर दिफा ने उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट ला दी है। इंतखाबात से कब जब तैयारियों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, इस सिलसिले में राम मंदिर से लेकर सरहदों तक का खाका खींचा। वज़ीर दिफा ने पार्टी कारकुनान से मुलाकात की, बातचीत की, हिज़्ब इख्तिलाफ को जहां पर लताड़ा जमकर नुक्ताचीनी की, वहीं पर मौजूदा वक्त में या फिर आने वाले जो चुनाव हैं उसमें हर शहरी की, हर फर्द की जो पार्टी से वाबस्तगी रखता है उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इस पर तफसीली रोशनी डाली। मुल्क की सरहदों की सलामती जिसे लेकर सरकार की तरफ से जो इकदाम उठाए गए उसका खुलासा पेश करते हुए उनकी तरफ से ये कहा गया कि चाहे सरहदी इलाकों के खासतौर से चीन का जिक्र करते हुए वहां पर सूरत हाल पुरतनाव थी, उसको कम करने के लिए कितने बेहतर और मौसर इकदाम भारतीय सरकार की तरफ से किए गए। एक तो ये कि मौजूदा वक्त में, दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे कारकुनान को अगले साल के लिए तैयारी करनी है, बड़ा चैलेंज होगा, कठिन रास्तों से गुजरना है, लेकिन उसके लिए पार्टी जो ऑफिस बेरर्स हैं उनके साथ मीटिंग के दौरान इस बात पर तबादला ख्याल के साल 2022 में कैसे अपने हरीफ को पछाड़ा जा सकता है, इस हवाले से आज से प्लान तरतीब दिया जाए और इस पर तफसीली रोशनी वज़ीर दिफा की तरफ से डाली गई और हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से मुख्तलिफ मामलात को सरकार की जो तनकीद हो रही है उस पर भी उनकी जवाबी नुक्ताचीनी हुई है। कल वज़ीर दिफा ने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है और इससे गर्माहट उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर सियासत में आई है। बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र भी कल वज़ीर दिफा ने किया और कहा कि उस वक्त हुकूमत किन की थी और कैसे ये सब कुछ हुआ, और आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर अजीम शान राम मंदिर बन रहा है तो हुकूमत किन की है। तो आप जो इशारे और जो बात हो रही थी इसको लेकर अब मुल्क भर के अंदर सियासत तो काफ़ी गर्म है कि मजहब के नाम पर किस तरीके से सियासत को परवान चढ़ाने की कोशिश उत्तर प्रदेश के अंदर है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ये कि सियासत जो है वो काफ़ी तेज़ है और आने वाले चुनावों में जिस तरीके से सभी वर्कर्स को, सभी पार्टी काडर को एक साथ लेने की बात कल कही गई है राजनाथ सिंह की तरफ से, उसका रद्द-ए-अमल भी उत्तर प्रदेश से देखने को साफ मिल रहा है। तो फिलहाल बड़ी खबर हमने आपको उत्तर प्रदेश से बताई कि बाबरी मस्जिद से लेकर राम मंदिर और राम मंदिर से लेकर चीन तक का जिक्र कल वज़ीर दिफा ने अपनी तकरीर में किया है। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब दिफा की हो रही है तो मामला जरा दिफा का ही आपके सामने रख लें और बात खबर यह है कि आर्मी के अंदर चोर दरवाजे से और पैसे लेकर रिक्रूटमेंट हुई थी और इसको लेकर मुल्क भर के अंदर हाहाकार भी मचा हुआ था। मामला सीबीआई के पास चला गया जिसके बाद कार्रवाई भी हुई है और कार्रवाई के दौरान कई अहम इंकिशाफात सामने आए हैं। सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की गई है। फौज में भर्ती में घोटाले का मामला था जो शिकायत दर्ज की गई थी सीबीआई के पास। 28 लोगों को लेकर भर्ती में घोटाले की जो शिकायत गई थी उनमें से 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।
6 लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 मेजरों के समेत कुल मिलाकर 17 फौज के एहलकार हैं जिनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ। कई बड़े शहरों में सीबीआई की तरफ से तलाशी भी ली गई है और ये मामला जिसे लेकर सीबीआई की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर कपूरथला समेत दीगर कई मकामात पर कैथल, पलवल, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर, विशाखापट्टनम, जयपुर, गुवाहाटी, जोरहाट और चिरांग के हिस्सों में सीबीआई की टीम की तरफ से छापेमारी की गई। 30 ऐसे मकामात जहां पर छापेमारी के बाद 6 लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 मेजर और कुल मिलाकर 17 ऐसे एहलकार फौज के जिन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने और उनके रिश्तेदारों ने इस फौज में भर्ती का जो अमल था, अफसरान की भर्ती थी, लेकिन इसमें घोटाले का इल्जाम था, रिश्वत लेने का इल्जाम था, उसमें कार्रवाई अब लगभग मंतकी अंजाम तक पहुंची है, जिसमें 6 लेफ्टिनेंट कर्नल भी इस कार्रवाई के दायरे में आए हैं। 2 मेजर हैं, मेजर के एक रिश्तेदार हैं, उनकी एक अहलिया हैं और नायब सूबेदार, हवालदार, सिपाही रैंक के आर्मी ऑफिस जो आर्मी जवान हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और मामला रिश्वत मांगने और रिश्वत दिलाने के जो इल्जामात थे इस सिलसिले में दर्ज किया गया था और शिकायत जिस शख्स ने की थी उसने 28 लोगों के नाम लिए थे कि साल 2021 में नई दिल्ली में जो बेस अस्पताल में जहां पर आर्जी बुनियादों पर खारिज किए गए जो अफसरान थे उनकी जो तैनाती अमल में लाई जानी थी, 28 लोगों के नाम थे, उसमें रिश्वत का मामला आया था, शिकायत दर्ज कराई गई थी और सीबीआई की तहकीकात अब जहां तक पहुंची है कुल मिलाकर 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें फौज के बीच 17 एहलकार शामिल हैं। इस बीच फौज की तरफ से अभी कोई वजाहती बयान जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन जो इदारा जात है जो उन्होंने कल कार्रवाई किया उन्होंने अपनी तफसील जो है वो मीडिया के साथ शेयर की है। तो ये तो बात थी जनाब नौकरियों की कि किस तरीके का माहौल है। अब बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर। और जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर जब आप आएंगे तो आज का दिन जरा पहले याद कीजिएगा, उसके बाद भारत और पाकिस्तान की भी हम बात करेंगे, क्योंकि आज का दिन 16 मार्च है और 16 मार्च की तारीख की जब हम किताब को खोलते हैं और वरक़ करते हैं तो आपने 1846 तक जाना पड़ेगा। तो आपको पता लगेगा कि आज का दिन तवारीखी पस मंजर में जम्मू कश्मीर के एतबार से क्यों मैं अहम मान रहा हूं। 16 मार्च 1846 अमृतसर की ट्रीटी, और उस ट्रीटी के 10 क्लॉज थे, 10 आर्टिकल्स थे, उनमें आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4 को जरूर पढ़िएगा तो पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या कुछ है, क्योंकि आज ही वो दिन था जब 75 लाख नानकशाही दिरहम में खरीदा गया था जम्मू कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं भारत पाकिस्तान के हवाले से। और खबर यह है कि मुज़ाकरात के दरवाजे और खुल सकते हैं, और कल जो बयान सामने आया उसमें साफ कर दिया गया है भारत और पाकिस्तान के बीच मुज़ाकरात होंगे या नहीं। इस हवाले से भारत का बयान सामने आया। रद्द-ए-अमल यह है कि पाकिस्तान पर यह इंहिसार करेगा कि आया वो साजगार माहौल तैयार करता है या नहीं बातचीत के लिए, उसके बाद ही कोई आगे का रास्ता साफ होगा। भारत दीगर ममालिक के साथ भी जैसे ताल्लुकात चाहता है वही ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ हों, और भारत का ये साफ मानना है कि मुज़ाकरात अगर शुरू होते हैं या जितना मजबूत पड़ोसी मुल्क होगा, इस्तेकाम होगा, तरक्की और खुशहाली होगी, उससे भारत की भी मदद होने वाली है। न सिर्फ सरहदों पर इस वक्त हालात और भी पुरअमन बनेंगे, बल्कि शहर के अंदरूनी हिस्सों तक या पूरे मुल्क के अंदर हालात मजीद पुरअमन होंगे, ऐसा भारत का मानना है। और इस बीच जहां पर कल भी भारत और पाकिस्तान को लेकर भारत की तरफ से अनांता एस्पेन सेंटर में बात करते हुए भारत की तरफ से जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंगला की तरफ से ये बयान दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत मुमकिन है। मौजूदा वक्त में भी पुरअमन सूरत हाल की तरफ दोनों ममालिक बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इंहिसार इस्लामाबाद पर भी करेगा कि वो इसमें मुस्बत रवैया इख्तियार करता है, बेहतर माहौल तैयार करता है, और इसी माहौल के अंदर दोनों के दरमियान मुज़ाकराती अमल को मजीद आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ इक्तिसादी सूरत हाल और दीगर मामलात पर गुफ्तगू के लिए वो हमेशा तैयार है और पेश भी रहे हैं। तब पाकिस्तान के साथ जिस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है उसमें भी अब आहिस्ता करके बेहतरी ज़रूर आ रही है, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिजा को साजगार बनाया गया तो और कुछ कदम उठ सकते हैं। ये फॉरेन सेक्रेटरी का बड़ा बयान भारत और पाकिस्तान को लेकर सामने आया। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। जब भारत और पाकिस्तान की बात आ रही है तो बात जरा पाकिस्तान और भारत की सरहद पर भी करें, जहां पर सीज फायर तो हुआ है, और सीज फायर का असर हमने आपको कल भी बताया क्या था, और उससे पहले भी हमने आपको बताया था जब यह खबर आई थी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के ऊपर रह रहे लोग, इन सरहदों के पास रह रहे लोग, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, किस तरीके से वो लोग खुश है
लेकिन अब सुचीतगढ़ का रुख लोग कर रहे हैं और सुचीतगढ़ एक नया टूरिस्ट सेंटर के तौर पर उभर रहा है। सुचीतगढ़ का बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे देखने के लिए अब मुल्की भी सयाह और मकामी सयाह जोक दर जोक जा रहे हैं, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एक सयाहत का नया मरकज सुचीतगढ़ के अंदर खुल रहा है। सुचीतगढ़ जो कि बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक हिस्सा है आरएसपुरा के नजदीक, और यहाँ पर आपको याद होगा कि साल 2018 में बड़ी तादाद में लोग, खासतौर से जो सयाह थे जम्मू से, ज्यादातर लोग, बहुत जो लोकल्स हैं वो सुचीतगढ़ का रुख करते हैं। तकरीबन 2 सालों तक यहाँ पर खामोशी रही, हालात काफी खराब रहे भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उसका असर इस हिस्से पर भी पड़ा और इस वजह से यहाँ खामोशी थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ही सही रौनक लौट रही है। हर एतवार को बीएसएफ के ऑफिसर्स के मुताबिक तकरीबन 1500 से 2000 के दरमियान लोग पहुंच रहे हैं, मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ सयाह रुख कर रहे हैं। और इस सिलसिले में महकमा सयाहत की जानिब से भी एक काउंटर यहाँ पर कायम किया गया है ताकि लोगों को आने में आसानी हो और उनको जो सहूलियात दी जानी है उनका भी यहाँ पर इंतजाम किया जा सके। और खास तौर से आपको याद होगा कि साल 2018 में बीएसएफ की तरफ से यहाँ पर कुछ बेहतर इंतजाम किए गए थे ताकि सयाहों को यहाँ पर मजीद आने का जब मौका मिले या उनको ज्यादा से ज्यादा रागिब किया जा सके। इस सिलसिले में इस बार जो सबकी तवज्जो का मरकज बन रहा है सुचेतगढ़ बॉर्डर पर, वो है 131 फीट जो तिरंगा लहरा रहा है, उसको देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। और बीएसएफ के साथ साथ जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर, वो भी इस बार इंतजामात कर रहा है और पहले से तैयारियां की गई हैं। और माना जा रहा है कुछ दिनों के अंदर या अगले एतवार, उससे अगले एतवार, 1-2 हफ्तों के अंदर ये तादाद मजीद 2000 से आगे बढ़ सकती है। सियालकोट तारीखी एतबार से इंतहाई अहम है, हिस्टोरिकल प्लेस है और उसको देखने के लिए लोग जो वो जा रहे हैं। 47 से पहले सियालकोट रेलवे स्टेशन या जम्मू सियालकोट रेलवे स्टेशन जिसे हम कह रहे हैं, उसके कुछ आसार आज भी वहाँ पर है। और सिर्फ श्रीनगर से, जम्मू शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका जो है, और उसको देखने के लिए अब न सिर्फ जम्मू से, कश्मीर से लोग जा रहे हैं बल्कि बैरून मुल्क भी रियासत का रुख करते हैं लोग और यहाँ पर आकर सुचीतगढ़ जाने की कोशिश करते हैं। ताम सुचीतगढ़ के आसपास के इलाके को मज़ीद डेवलप करने की भी ज़रूरत है और यही वजह कि कल जो साबिक वज़ीर है शाम चौधरी, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जब मुलाकात की थी तो सुचीतगढ़ की डेवलपमेंट को लेकर बड़ी बात उन्होंने कही थी। जहाँ किसानों का मामला था वहीं पर मकामी सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, जो सड़कें टूअर्ड सुचीतगढ़ हैं उन्हें ब्लैक टॉप किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सहूलियत दी जाए। और मुझे याद है मुफ्ती मोहम्मद सईद के टेन्योर में और उस वक्त साबिक एमएलए वहाँ पर थे शाम चौधरी जी, उन्होंने एक फंक्शन वहाँ ऑर्गेनाइज किया था और कहा गया था कि वाघा की तर्ज पर यहाँ पर भी एक निज़ाम को बनाया जाएगा जहाँ पर दोनों अफवाज की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर परचम कुशाई किया जाएगी और उसी तरीके का माहौल होगा जो वाघा की सरहद पर है। और लगातार मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन उसके बाद हालात बदलते रहे, सरहदें खामोश नहीं हुई और काम ज़्यादा बढ़ा नहीं। लेकिन अब उम्मीद यह है कि शायद उस प्रोजेक्ट पर भी काम इस वक्त शदमत से जारी है और बहुत जल्द ये चीज़ें वहाँ पर भी देखने को मिल सकती है सुचीतगढ़ बॉर्डर पर, जो आप आज तक दीगर बॉर्डरों पर देख रहे हैं, स्पेशली पंजाब वाले बॉर्डर पर देख रहे हैं। तो ये बात तो थी जनाब बॉर्डर की, बॉर्डर सयाहत की, क्योंकि नया मरकज सुचीतगढ़ बन रहा है जहां पर लोग जोक दर जोक जा रहे हैं और देखते हैं कि तवारीखी पस मंजर में किस तरीके का माहौल वहां पर है। बढ़ते हैं जी आगे। ब्रेक पर जाने से पहले अब जरा बात जम्मू की चल रही है तो बात एक और भी आपको बताते चले कि पूरे मुल्क का राब्ता जम्मू कश्मीर के साथ होने जा रहा है। जम्मू तक ट्रेन तो आती है, कटरा तक भी ट्रेन जा रही थी, लेकिन आगे वो कश्मीर जाए बड़ी चुनौतियां और बड़ा मुश्किल ये था और ऐसा लग रहा था कि शायद ये मामला जोए शीर तक है मामला और ये मामला शायद जल्दी जल्दी से नहीं होगा। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जो कुछ वक्त पहले रेलवे मिनिस्टर की तरफ से अपने ट्विटर हैंडलर पर डाली गई है, जिसके बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनने जा रहा है, जो एक दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनने जा रहा है, वो अब तैयार है और लगभग तैयारी के मुकम्मल है और बहुत जल्द अब ट्रेन की छुक श्रीनगर तक जाएगी, बराह रास्त दिल्ली से होते हुए जम्मू और जम्मू से होते हुए कटरा, कटरा से आगे वो जाएंगी इस पुल को क्रॉस करते हुए सीधे श्रीनगर। दुनिया का बुलंद तरीन पुल जो है ये बन रहा है चिनाब दरिया पर और ये माना जा रहा है कि ये जब आप इसको दुनिया का सबसे बड़ा मानेंगे तो जो इस वक्त एफल टावर पेरिस का है
उससे भी तकरीबन 30 से 40 मीटर ऊंचाई पर यह वाकया है और इसीलिए इतना ज़्यादा वक्त इसको लगा बनने में और आखिरी मरहले के तक जो काम है वो इस वक्त यहाँ पर जारी है। बुलंदतरीन सतह है, दुनिया भर के अंदर इस तरह का पुल कहीं नहीं बना है और रेलवे ब्रिज दुनिया के किसी भी कोने में, खासतौर से आप चीन के कुछ हिस्सों को, यूरोप के कुछ हिस्सों को देखेंगे तो उन पहाड़ी इलाकों के अंदर भी इस तरह का कोई भी पुल नहीं बना है। कश्मीर रेल लिंक का ये तारीखी लम्हा है जिसे खुद ट्वीट करके भी ये वीडियो भी शेयर किया है वज़ीर रेलवे की तरफ से और साथ ही ये भी कहा गया है कि 111 किलोमीटर जो कटरा बनिहाल सेक्शन है 2022 में अगले साल इसका काम मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद ट्रेन के जरिए जो राब्ता वादी कश्मीर का जम्मू सूबे के साथ, मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ वो जुड़ जाएगा। महकमे रेलवे ने जो कि एक तारीखी कारनामा इसे अंजाम दिया है, रियासी जिले के अंदर ये पुल बन रहा है और ये दो तरीकों से काफी अहम है। एक तो रेलवे पुल जब मुकम्मल हो जाएगा तो एक तो ट्रेन सर्विस जो कश्मीर वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ेगी, दूसरा तारीखी एतबार से भी ये काफी अहम माना जा रहा है जहां पर सयाहों के लिए भी एक स्पॉट अलग से इस पुल के करीब बनाया जा रहा है ताकि लोग जब पुल को देखने आए जहां पर वो तस्वीरें ले सकें, वक्त बिता सकें, बैठ सकें अपनों के साथ। और इसलिए भी पहले तैयारियां महकमा टूरिज्म के साथ मशावरत करके रेलवे वजारत की तरफ से उसके लिए भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और साल 2020 के आखिर तक ये तमाम चीजें मुकम्मल हो जाएंगी। मगर जैसे ही सेक्शन मुकम्मल होगा, पुल इस वक्त लगभग मुकम्मल हो चुका है, दोनों सिरों को जोड़ दिया गया है और ये वो हिस्सा है जो वीडियो भी शेयर किया गया है वजीर रेल की तरफ से पीयूष गोयल के अपने ट्वीट में भी उन्होंने कहा कि वो आखिरी हिस्सा है जिसका बरसों से इंतजार था, यानी पुल जोड़ दिया गया है लेकिन जो सेक्शन है दोनों अतराफ जो पटरी का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा साल 2022 में। उसके बाद कश्मीर के साथ रेल लिंक बाज़ाब्ता बहाल हो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये पुल कैसे तामीर होगा और लगातार वज़ीर आज़म ने भी गुज़श्ता दिनों जब मीटिंग हुई थी तो एक सेट डेडलाइन दी थी और मुझे याद है उससे पहले भी जब मरकज़ के अंदर इस तरीके की बातें हो रही थी कहते थे जनाब काम चल रहा है, लेकिन अब रफ्तार काम ने पकड़ ली है और माना जा रहा है कि ये जो आखिरी मरहले पर ये लास्ट फेज का काम था इसे लगभग पाए तकमील तक जो है वो पहुंचाया गया। नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि 111 किलोमीटर जो लंबा रास्ता है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक ये 2022 तक मुकम्मल होगा और आज जब हम मार्च के महीने में 16 मार्च में आपके साथ बात कर रहे हैं तो ये स्लैब का एक टुकड़ा जो लास्ट टुकड़ा था इसे डाल दिया गया। अब इसके बाद सेफ्टी नॉर्म्स को दोबारा से चेक किया जाएगा और फिर पटरी का काम बिछेगा जो बहुत जल्दी से इस पर हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उधमपुर कटरा जो 25 किलोमीटर सेक्शन है, बानिहाल काजीगुंड जो 18 किलोमीटर सेक्शन है और काजीगुंड बारामूला जो 118 किलोमीटर सेक्शन है वो ऑलरेडी कमीशन कर दिए गए हैं, यानी यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेन जो है वो चल रही है। उधमपुर से कटरा भी आ रही है और बानिहाल से काजीगुंड भी जा रही है, काजीगुंड से बारामूला तक भी जा रही है और ये जो बीच वाला पोर्शन था ये इंतहाई अहम था क्योंकि दरियाए चिनाब को क्रॉस करना था और दरियाए चिनाब पर जो डिज़ाइन दिया गया था वो दुनिया का अजीब डिज़ाइन था और दुनिया के अंदर एक नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना था। इस वजह से काफ़ी वक्त लगा और दुनिया के सबसे बड़े टावर एफिल टावर से भी बढ़कर ये टावर रेलवे टावर जो है बना है और इसमें जो आखिरी काम था वो मुकम्मल हो गया। लास्ट और रिमेनिंग सेक्शन जो 111 किलोमीटर कटरा बानिहाल सेक्शन का है वहां पर इस वक्त काम जारी है और माना जा रहा है कि अगले साल के अक्टूबर से पहले ये पूरा काम मुकम्मल होगा, सेफ्टी नॉर्म्स की क्लियरेंस होगी और यहाँ पर ट्रेन की चुक कटरा से सीधे बानिहाल और बानिहाल से श्रीनगर की ओर बारामूला की ओर वो रवाना होगी और उस तरीके से जो ऑल वेदर रोड की बात हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी देखने को मिल सकती है। तो ये बड़ी राहत की खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए है कि आखिरी पैच पर स्लैब का हिस्सा डाल दिया गया है। पीयूष गोयल ने खुद ट्वीट करके वीडियो को शेयर किया है और अब सबकी नजरें सेफ्टी नॉर्म्स और उस ट्रैक पर लगेंगी जो वहां पर बिछेगा जिसके बाद ट्रेन कटरा से बानिहाल की ओर रवाना हो सकती है। तो ये तो खबर थी जनाब रेलवे की। यहां पर हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आएंगे तो रेलवे की खबर को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि जम्मू के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं और मरकज किन अफसरों को जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात करना जा रही है। कोविड की भी बात आपको बताएंगे, एनआईए की तरफ से छापामारी इस वक्त चल रही है, कहां पर वो छापामारी है, क्या उसका मकसद है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। आपकी फोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे लेकिन छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।